दास्तान गोई करेंगे। इन्होंने बेहद कम समय में अक्स के एक हिस्से को पर दास्तान गोई करना स्वीकार किया। ये इसके लिए मैं सेतु प्रकाशन की ओर से आप दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ। हिमांशु वाजपेयी दास्तान गोई के जाने माने कलाकार हैं। वो अपनी कला के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। वो भारत और भारत से बाहर तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और सिंगापुर समेत कई देशों में प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। उन्होंने अमेरिका के प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वर्ल्ड वाइड वीक इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेटफ्लिक्स इंडिया की लोकप्रिय वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स में वो सुनहरे पर्दे पर किस्सा गोई करते नजर आए। राजकमल प्रकाशन से छपी लखनऊ के किस्सों पर केंद्रित उनकी किताब किस्सा किस्सा लखनऊआ बेस्टसेलर रही है और इसी किताब के लिए उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। उन्होंने वर्धा के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से लखनऊ के ऐतिहासिक नवल किशोर प्रेस पर PhD की है। उन्होंने कैफी आजमी, मजाज लखनवी, काकोरी एक्शन, गांधी अभय, कबीर खुसरो आदि पर आधारित दास्तानों की 300 से अधिक प्रस्तुतियाँ दी हैं। डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा जानी पहचानी किस्सागो हैं। आप देश विदेश में विभिन्न शहरों में प्रतिष्ठित मंचों पर 100 से अधिक प्रस्तुतियाँ दे चुकी हैं। प्रज्ञा ने एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में PhD की है। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी विशेष रुचि है। फुल टाइम दास्तान गो बनने से पहले वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कार्यरत रही हैं। हिमांशु और प्रज्ञा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, हिंदुस्तानी साहित्य, संस्कृति और कथा परंपरा से संबंधित कई विषयों पर किस्सागोई की है, जिनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कैफी आजमी, साहिर लुधियानवी, कबीर खुसरो, मीरा, तुलसीदास, गंगा, 1971 की जंग आदि प्रमुख हैं। एक बार हिमांशु और प्रज्ञा का हम लोग स्वागत करें। और फिर स्मिता जी से आग्रह करूंगा कि वो हिमांशु और प्रज्ञा को सम्मान स्वरूप पुष्पगुच्छ दें। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी इस आयोजन का हिस्सा हमें बनाने के लिए। ये दास्तान तो नहीं है, क्योंकि दास्तान तो कई किस्सों से मिलकर एक तवील नैरेटिव होता है। किस्सा कोई इसे कह सकते हैं, क्योंकि कुछ किस्से हैं, इसमें कुछ बातें हैं। अक्सर ये हिस्सा चुनने की वजह ये थी कि इसमें लखनऊ का बयान है। लखनऊ में भी हिंदी संस्थान की कैसी मौजूदगी है वहाँ, और कैसी उसके इर्द गिर्द फिजा है, और क्या उसमें क्रियाकलाप हैं। तो लखनऊ में पैदा होते हुए और लखनऊ में पैदा होने के बाद बड़े होते हुए मैंने उस माहौल को बहुत करीब से देखा है। और आज तक देख रहा हूँ कि जब वो हिंदी संस्थान के पुरस्कार का मौसम बनता है तो किस तरह से शहर उद्वेलित होता है। तो मैंने ख़ास तौर पे इसे चुना। मतलब बहुत सारे लोगों में नहीं हो सकता है कि ये टुकड़ा क्यों चुना, तो ये इसलिए चुना कि बहुत सारी दास्तानें हम सुनाते हैं, लेकिन मेरा बस चले तो ज़िंदगी भर हम सिर्फ लखनऊ के किस्से सुनाएं और उसी में हमको मज़ा आता है। तो फिर हमने लखनऊ को चुना, इसमें से ये बात थी। और अखिलेश जी मतलब लखनऊ की जो एक पहचान है, आज में एक अखिलेश जी भी हैं। तब्बा वहाँ से निकलती है, बहुत हम इसको गर्व से बताते हैं कि तब्बा हमारे यहाँ से निकलती है। तो जब ये हुआ कि एक्स पे कुछ करना है, तो हालांकि ये मौसम हम जैसे फुल टाइम प्रोफेशनल्स के लिए कमाई का मौसम होता है। इसमें परफॉर्मेंसेस का मौसम है बेसिकली। इसको हमारी भाषा में कहते हैं कि ये अलग है कल्चरल परफॉर्मेंसेस की। तो उसके बीच में कुछ नया तैयार करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लगातार ट्रैवल रहता है और दास्तानें। लेकिन फिर भी ये ऐसा मौका था कि इसे नहीं टाला जा सका। तो ये जो कुछ तैयार किया बहुत कम वक्त में, सफ़र के बीच में, वो ये है। और इसमें कुछ अच्छा है तो सारा श्रेय अखिलेश जी का है कि उन्होंने ऐसा एक बयानिया लिखा है, और कुछ कमी रह गई है तो वो हमारी परफॉर्मेंस की। नमस्कार। तो हमारी तरफ से आज एक ये छोटी सी कोशिश है
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगी। और बहुत छोटी, जैसे कि प्रवीण जी ने जब शुरुआत एक अच्छी कर दी कि उन्होंने बहुत क्रिस्प रखा अपनी बातचीत को, तो उसी राह पे हम भी चल रहे हैं और बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगी, तो आपको ज्यादा जहमत नहीं होगी उसमें। हफीज का शेर याद आ गया कि गुजरे हुए जमाने का चर्चा ही क्या हफीज, अच्छा गुजर गया, बहुत अच्छा गुजर गया। तो पहली दफा यहाँ आकर घूमने घामने, एक ही दिन में कई फिल्में देखने और खाने पीने के बाद बहुत ज्यादा तो नहीं 13-14 साल बीत चुके थे। मैं एक भरपूर बेरोजगार नौजवान में तब्दील हो चुका था और मेरी विशेषता ये थी कि मैं नौकरी की चाह रखने वाला, उसकी ख्वाहिश रखने वाला एक ऐसा नौजवान था जो नौकरी पाने के लिए कोई उपक्रम नहीं करता था, ना कहीं अप्लाई करता, ना कहीं काम मांगने जाता, अकेला अपने में सिमटा हुआ, उदास, तनावग्रस्त अपने घर, अपने सुल्तानपुर के घर के कमरे में अकेला पड़ा रहता और एक अदर नौकरी का इंतजार करता रहता। अब ये जो जिक्र है ये लखनऊ शहर का है, और लखनऊ शहर की फिजा भी ऐसी है, थोड़ी सी लेजी, थोड़ी सी आहिस्ता मिजाज। तो ये किस्सा यूं है कि एक साहब ने खोली, इसी तरह के साहब थे, वो नौकरी का इंतजार करते रहते थे लेकिन नौकरी के लिए काम नहीं करते थे। तो किसी ने कहा भाई कुछ ना करो तो कबाब पराठे की दुकान खोल लो, तो लखनऊ में कुछ और होना हो लेकिन ये दुकान तो चली जाएगी। अब उन्होंने खोल ली दुकान। पहले दिन वो बैठे, दुकान रास्ता की, एक कुत्ता आया, वो पराठा लेके भागा, तो लोग चिल्लाए कह रहे कुत्ता पराठा ले गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इनको पता चला तो उन्होंने कहा छोड़िए, अभी जब कबाब लेने आएगा तब पकड़ेंगे। तो ये लखनऊ आने का बयान है अखिलेश जी का, जहां से ये बात शुरू हुई। तो इसी तरह मैं अकेला लेटा हुआ अपने कमरे में एक अदर नौकरी का इंतजार करता रहता। फिर अंततः हुआ ये कि एक दिन खुदा को मुझ जैसे अकर्मण्य इंसान पर एक दिन तरस आ गया और वो खाकी लिफाफा जिस पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की मुहर लगी हुई थी वो मेरे घर आ पहुंचा। वो पत्र लिखा था वहां के निदेशक और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रभास कुमार झा ने। उस खाकी लिफाफे के मजमून का सार ये था कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को मेरी सेवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन मेरे दोस्तों ने इसका भाष्य ये किया, मुझे तुरंत रवाना हो जाना चाहिए क्योंकि एक नौकरी मेरा इंतजार कर रही है। मुझे सरकारी दफ्तरों के तौर तरीके बिल्कुल पता नहीं थे। मैं जब हिंदी संस्थान पहुंचा तो प्रभास जी के कमरे में तमाम आला अधिकारी बैठे हुए थे। मैंने उन पर एक नजर डाली, वहां विद्या बिंदु सिंह भी थी। प्रभास जी आए, उन्होंने आत्मीयता से मुझसे हालचाल पूछा और उसके बाद बोले, एक मीटिंग चल रही है, खत्म हो जाए तब बात करते। मैंने समय काटने की गरज से सिगरेट निकाली, जलाई और इससे पहले कि धुआं मेरे मुंह से बाहर आ पाता वहां मौजूद अधिकारी गण हैरत में पड़ गए। कैसा एप्लीकेंट है, साहब के कमरे में बैठ के सिगरेट फूंक रहा है। खैर प्रभास जी स्थिति को भांप गए और उन्होंने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा, अरे अखिलेश, कैप्स्टन किंग, ये तो मेरा भी फेवरेट ब्रांड है, एक सिगरेट जरा दो। अब वो भी मेरे साथ धूम्रपान कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि अधिकारी गण ये देखकर और हैरत में हुए और उन पर मेरी धाक जम गई। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि ये प्रभास जी बिहार से हैं, हिंदी साहित्य पर पूरा दखल रखते हैं, विश्व साहित्य के गहरे अध्येता हैं और प्रभास पद्मनाभ नाम से हिंदी में कविताएं लिखते हैं। उस वक्त मुझे एक अच्छे आदमी मालूम हुए थे जिन्होंने मुझे एक मुश्किल से निकाला था और बाद में जिंदगी में कई बार उन्होंने मुझे मुश्किलों से निकाला। प्रभास जी सन 82 बैच के IAS ऑफिसर थे जो मुझसे 2 साल बड़े होंगे और पिछले 4-5 बरस से उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में थे। तो इस पहली मुश्किल के आसान होने के बाद दूसरी मुश्किल बहुत जल्द आने वाली थी। प्रभास जी ने मुझे बताया
कि वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य की एक उत्कृष्ट पत्रिका निकालना चाहते हैं अतएव नाम से, और इसके लिए ही उन्हें मेरी सेवा की जरूरत है। मगर मुश्किल ये थी कि हिंदी संस्थान की कार्यकारिणी के एक और सदस्य ठाकुर प्रसाद जी इस पोस्ट के लिए अपने किसी आदमी की नियुक्ति चाहते थे, और इसीलिए उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा मैं था। उन्होंने मीटिंग में कहा, ये मैं भी स्वीकार करता हूं कि अखिलेश की योग्यता में कमी नहीं है, लेकिन वो एक हार्डकोर नक्सल है, नक्सल। जबकि ये सरासर गलत था। मैं ज्यादा से ज्यादा एक वामपंथी लेखक था जो अधिक से अधिक जनवादी लेखक संघ की मीटिंगें कराने की हिम्मत कर सकता था। प्रभास जी ने भी मेरे बारे में मीटिंग में ऐसी ही दलील दी थी। उन्होंने कहा, अच्छा ये बताइए कि मैं निदेशक के तौर पे कैसा काम कर रहा हूं। अब जब ये सुना तो ठाकुर प्रसाद जी और जो एक और उपाध्यक्ष थे हिंदी संस्थान में, गांधीवादी, पुराने गांधीवादी भक्त दर्शन जी, उन्होंने प्रभास जी की बहुत तारीफ की। अब प्रभास जी बोले, मैं भी पहले नक्सल था, तो क्या मेरी योग्यता में कमी आ गई? अंततः ठाकुर प्रसाद जी किसी तरह मेरे नाम पर सहमत हुए और वो जिम्मेदारी मुझे मिल गई। अब एक दिन मुझे अपने कमरे में ले जाकर ठाकुर प्रसाद जी ने बहुत संजीदगी से कहा, तुम्हारे प्रभास जी से अच्छे संबंध है, तुम उन्हें कुछ समझाते क्यों नहीं? क्या? अरे यही कि ये वो समझे मैं उनका दुश्मन नहीं हूं। बात बात पर बिगड़ने लगते हैं। ये अनायास सर फोड़ने में क्या रखा है? समझ में नहीं आया। अरे बताइए, मुझसे बात करते हैं, बात करते करते आस्तीनें चढ़ाने लगते हैं। उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैंने ये बात प्रभास जी से कही कि ठाकुर प्रसाद जी कह रहे थे क्या रखा है सर फोड़ने में, तो प्रभास जी बोले, मुझे यही पसंद है, गलत करने वालों का सिर फोड़ना और उनका ना फोड़ पाऊं तो अपना। और ये पसंदगी उन्हें हमेशा पसंद रही। प्रभास जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के सबसे ईमानदार अधिकारियों में से एक थे, और वो इसलिए भी चर्चित रहे क्योंकि उनकी तैनाती जहां भी हुई, अपने पूरे सरकारी जीवन में वो अपने उच्चतर अधिकारी, मुख्यमंत्री या मंत्री से जरूर भिड़ते रहे। हिंदी संस्थान में भी यही हुआ। बहुत जल्द ही उनका भक्त दर्शन जी और ठाकुर प्रसाद जी से टकराव शुरू हो गया। बात यहां तक पहुंच गई कि एक दिन ठाकुर प्रसाद जी और भक्त दर्शन जी मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पास पहुंच गए, ये मांग लेकर कि नया निदेशक लाया जाए। आखिरकार हुआ ये कि एक दिन प्रभास जी को वहां से हटा दिया गया। जाते वक्त कहने लगे, अब मैं यहां मूतने में नहीं आऊंगा। मैंने कहा, वैसे इस काम के लिए जगह बुरी नहीं है। जबकि वाकई में वहां के शौचालय बहुत गंदे रहा करते थे। खैर, प्रभास जी के वहां से चले जाने के बाद कुछ लोग बहुत खुश हुए, और मुझे तो इस नजर से देखा जाने लगा, अब तेरा क्या होगा कालिया। शायद प्रभास जी ने मेरी इस परेशानी को समझ लिया और उन्होंने अगले दिन मुझे अपने यहाँ खाने पर बुलाया। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि नए निदेशक मधुकर द्विवेदी वहां मौजूद थे। उनका मुझसे पहला वाक्य ये था, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब हरामखोरों का पटरा कर दूंगा। अपेक्षाकृत ये उनका काफी शरीफाना वाक्य था। मधुकर द्विवेदी जी राजकीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और अपनी अजीबोगरीब बातचीत के लिए विख्यात थे। अब मिसाल के तौर पर ये सुनिए, उनके पहले संबोधन में जो उन्होंने हिंदी स्टाफ को दिया, वो ये संदेश देना चाहते थे कि जब काम नहीं है तो आराम करो, लेकिन जब काम है तो जी तोड़ कर मेहनत करके काम करो। लेकिन अब सुनिए कि उन्होंने कहा क्या। काम ऐसा करो कि सब करें, सब कहें कि मुर्दा नहीं पादा तो नहीं पादा, पादा तो कफन फाड़ के पादा। एक प्रभावशाली शख्स मधुकर जी से पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना के तहत किसी महाकाव्य के रचयिता की पैरवी करने आए।
कहने लगे आप इनके लिए अनुदान स्वीकृत कर दें। तो मधुकर जी बोले क्यों दे दें अनुदान? वो मेरे दामाद हैं कि आप मेरे ससुर हैं? वैसे जब वो थोड़ा उदार होते और सौम्य होते तो इस तरह की बात भी करते कि साहित्य, इससे क्या फायदा है, और सामने वाला जब अपनी बात करता ही चला जाता तो जब उसकी बात खत्म होती तो उस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करते, बल्कि उनका एक तरीका था कि उस विषय से विषयेतर कोई बात पकड़ लेते और उस पर एक लंबा चौड़ा भाषण दे देते। आखिरकार जो सामने बैठा शख्स है वो भाग खड़ा होता। अब ये भी एक बात थी कि प्रभास जी जब वहां थे तब और फिजा थी। उनके जाने के बाद आ गए मधुकर द्विवेदी। उनका अंदाज जो था वो दूसरा था। उस अंदाज पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले इसके बीच का किस्सा सुनिए कि प्रभास जी जब ये प्रतिज्ञा करके हिंदी संस्थान से चले गए कि अब वो वहां मूत्र विसर्जन करने भी नहीं आएंगे, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को कायम रखा। और फिर उनका तरीका ये होता था कि जब भी उन्हें मुझसे मिलना होता था तो किसी आदमी को भेजकर मुझे बाहर बुलवा लेते थे और उसके बाद हम लोग कॉफी हाउस में या कहीं भी जाकर बैठ जाते थे। प्रभास जी खुद साहित्य में रमे हुए आदमी थे, मगर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने कविताएं लिखना एकदम से बंद कर दिया था। उनकी निकटता मुझे हासिल रही। 2 साल का अंतर था उम्र में, लेकिन उनसे एक दोस्ताना रिश्ता बन गया था। कुछ मुझसे सुनिए कि जब मेरा कहानी संग्रह मुक्ति वाणी प्रकाशन से छपा और अरुण माहेश्वरी लखनऊ आए तो मुझसे व्यस्तता के कारण मिल नहीं सके, सो उन्होंने वो संग्रह प्रभास जी के पास सचिवालय में रखवा दिया। तो मुझसे ज्यादा खुशी प्रभास जी को हुई। उन्होंने फोन किया और बोले कि इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, और उसके बाद वो मुझे लेकर कॉफी हाउस के सामने एक मशहूर लस्सी की दुकान पर गए और हम लोगों ने वहां लस्सी पी। वो ऐसे ही थे, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेने वाले। जब उन्होंने पहली बार अपने घर पे कूलर लगवाया तो घर आए हर मेहमान को उसके सामने जाकर खड़ा कर देते और कहते देखा कैसा झकझका कर चल रहा है। एक दिन हुआ ये कि उपाध्यक्ष जी के नंबर पर प्रभास जी का फोन आया मेरे लिए। मुझसे कहने लगे 15 मिनट बाद संस्थान के गेट पर मिलूं। मैं बाहर पहुंच गया, इंतजार करने लगा। 5 मिनट बाद ही एक लाल रंग की काइनेटिक होंडा स्कूटी मेरे सामने आकर रुकी। चालक प्रभास जी थे। मुझसे कहने लगे नई खरीदी है, बैठ जाओ। और फिर हम दोनों हजरतगंज का एक चक्कर लगाने के लिए निकल गए। रास्ते में बड़े खुश थे। मुझसे कहने लगे देखा कैसी हवा में तैर रही है। अरे काइनेटिक होंडा है, काइनेटिक होंडा। फिर हम उसी स्कूटी से उनके दफ्तर पहुंचे। उन्होंने अपने चपरासी को बुलाया, कहने लगे चाय लाओ, एक गरम चाय लाओ, इतनी गरम लाना इसका मुंह जल जाए। अरे यही प्रभास जी जो इतने हंसमुख, इतने मौज मस्ती वाले इंसान थे, जिंदगी भर अपने पूरी सरकारी जीवन के दौरान अपने उच्चतर अधिकारी से भिड़ते रहे और लिहाजा खामियाजा भुगतते रहे। अब हिंदी संस्थान का जिक्र सुन लीजिए कि वो एक अलग दुनिया थी कि जहां के ज्यादातर लोग, कर्मचारी, अधिकारी, मुलाजिम, ये सब के सब ज्ञान की देवी सरस्वती में अगाध श्रद्धा रखते थे, मगर इनमें से ज्यादातर न कुछ साहित्य पढ़ते थे न समझते थे। हालांकि ये भी एक खास बात है कि इन सबकी साहित्य से जुड़े हर मुद्दे पर एक राय जरूर थी जिसे वो खुले आम रखते थे। मसलन हिंदी संस्थान के वृत्त में यह माना जाता था कि हिंदी का तमाम आधुनिक साहित्य चूंकि वामपंथियों ने लिखा है इसलिए निकृष्ट है। यहां तक कि वो अशोक वाजपेयी, निर्मल वर्मा, अज्ञेय तक को वामपंथी मानते थे। उनकी यह सूची इसलिए अधिक दीर्घ नहीं हो पाती थी क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल,
कृष्ण बलदेव, वैद्य, इन वगैरह का उन्होंने नाम ही नहीं सुना था। तो ये हिंदी संस्थान की दुनिया थी, और इस दुनिया में अनुदान मांगने वाले, प्रकाशन के लिए मदद मांगने वाले, पुरस्कार के लिए आने वाले लगातार जमे रहते थे। प्रभास जी का तरीका इन सब से निपटने का थोड़ा बौद्धिक था। वो सामने वाले से बौद्धिक बहस करते, उन्हें साहित्यिक दलीलें देते और ये समझाते कि भाई आप जो साहित्य लिख रहे हैं वो आज के समय के हिसाब से प्रासंगिक नहीं है, इसलिए हम छाप नहीं सकते। लेकिन जब मधुकर द्विवेदी आए, उनका तरीका जरा अलग था। हालांकि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, साहित्य के रसज्ञ नहीं थे, लेकिन चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे तो उनकी एक दिलचस्पी, उनमें एक आकर्षण आधुनिक रचनाकारों के प्रति था। तो जब उनके पास कोई आता था अनुदान मांगने या पुरस्कार के लिए, तो उनके 3-4 तरीके होते थे। पहला तरीका कि जब सामने वाला अपनी आत्ममुग्धता में अपने बारे में विस्तृत परिचय देता ही चला जाता और खत्म करता, तो मधुकर जी जवाब में कोई टिप्पणी नहीं करते, बस इतना कहते कि और सब ठीक। कभी कभी वो ये भी कहते कि लिखते रहिए, लिखते रहिए, अपनी जेब का माल है, जा क्या रहा है, लिखते रहिए। कभी कभी वो थोड़ा ईमानदार होते हुए ये कहते कि भाई देखिए, वक्त आगे जा रहा है, आप पीछे चल रहे हैं, आपकी गाड़ी में इंजन उल्टा लगा हुआ है। और कभी कभी वो अपने सुपरिचित अंदाज में आ जाते और कहते कि ये कविता है, ऐसी कविता तो मैं भी लिख सकता हूं, सुनो, आओ भैया खेले खेल, मैं भी पेलूं तू भी पेल। तो ये हिंदी संस्थान की दुनिया है जिसमें हर साहित्यकार के बारे में उनकी अलग मान्यता है। मसलन अब हिंदी संस्थान के वृत्त में पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी महानतम जीवित साहित्यकार थे और कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह बेहतरीन असाधारण कवि, और उनके सामने कुंवर नारायण बिल्कुल साधारण। कुंवर जी की ही नहीं, वहां समस्त आधुनिक कविता को उपहास और तरस के भाव से देखा जाता था और कहा जाता था, ओहो, रबर छंद की कविता। कभी कभी कहा जाता मुख छंद की कविता को, ये तो केचुआ छंद की कविता है। और जरा और बेलौस कहना हुआ तो बताइए, तो कहते हैं कि ये मुतही कविता है। जिस तरह मूत्र विसर्जन करने पर इधर उधर अंड बंड टेढ़ी मेढ़ी डिजाइन बन जाती है, उसी तरह आधुनिक कविता में पंक्तियां बनती हैं। हालांकि इस तरह की टिप्पणियां तब नहीं सुनने में आती थी जब प्रभास जी वहां के निदेशक थे, क्योंकि वो खुद इस तरीके की कविता लिखते थे। अच्छा, जब ऐसी टिप्पणियां वहां होती, और खास तौर पर मधुकर जी की वो टिप्पणियां, तो ज्यादातर लोग करते क्या कि ऊपर निदेशक के कमरे से उठकर आते और नीचे हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भक्त दर्शन जी का कमरा था, वहां बैठकर अपना दुखड़ा रोके। अब हाल भक्त दर्शन जी का सुनिए। तो भक्त दर्शन जी एक अच्छे मनुष्य, आदर्श राजनीतिज्ञ और खींचतान कर साहित्यकार थे। भक्त दर्शन जी के पास एक शानदार अतीत लेकिन एक दयनीय वर्तमान था। वो आजादी के योद्धा थे। आजादी के आंदोलन में कई बार जेल गए और आजादी के बाद 4 लगातार लोकसभा चुनाव जीतकर पंडित जी, शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य बने। बहुत ईमानदार थे, पूरी जिंदगी किराए के घर में काटी, और उनका उसूल वाला होने का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उनके पिता ने उनका नाम राजदर्शन रखा था, क्योंकि वो जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण के दिन पैदा हुए थे। लेकिन बड़े होकर वो इस नाम में औपनिवेशिक तत्व महसूस करने लगे और इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर भक्त दर्शन कर लिया। और इसी तरह
आज के लोगों को हालांकि ये बात अजीबोगरीब लगेगी कि वो जब अपनी राजनीतिक सफलता के उरूज पर थे तो 59 वर्ष की अवस्था में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। हालांकि इंदिरा गांधी जी उनकी इस बात से सहमत नहीं थी, उन्हें बहुत समझाया भी, मगर भक्त दर्शन जी अपनी बात पर अडिग रहे। कहने लगे, अब मैंने अपनी पारी खेल ली, नए लोगों को मौका देना चाहिए। लेकिन यही भक्त दर्शन जी जो हमेशा नए के पक्षधर रहे, जब साहित्यिक प्रसंग छिड़ा तो नए के साथ नहीं खड़े हुए। वो चाहते न चाहते हुए भी पुरातन पंथी रूढ़िवादी लोगों के चाहे अनचाहे संरक्षक बन गए, जबकि वो अपने जमाने में रूढ़ियों और रिवाजों को तोड़ने के लिए फेमस थे। उनकी शादी में सब लोग जितने भी बाराती थे वो खादी के वस्त्र पहनकर सम्मिलित हुए थे और अपने विवाह के अगले रोज ही वो पुनः स्वतंत्रता संग्राम में टूट पड़े थे। अब बताइए, एक तरफ तो ऐसे थे और दूसरी तरफ ऐसे। यही भक्त दर्शन जी हिंदी सेवी भी थे, बहुत बड़े। हालांकि इस बात सही भी है, हमेशा लोकसभा में हिंदी में बोलते थे और दक्षिण और पूर्वोत्तर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बड़ा काम किया। भक्त दर्शन जी की बात तो खैर कुछ और है, क्योंकि उन पर स्वतंत्रता संग्राम, उसके आंदोलन और गांधी जी का प्रभाव था। लेकिन प्रायः ये देखने को मिलता है कि हिंदी सेवियों का साहित्य बोध जर्जर, स्थूल, पुरातन पंथी और सरलीकृत होता गया है। और ये भी देखने में आता है कि हिंदी सेवियों के लिए हिंदी से ज्यादा प्रेम करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दूसरी भाषाओं यानी कि अंग्रेजी और उर्दू से नफरत करना जरूरी है। इसमें विडंबना ये भी है कि हिंदी खुद एक ऐसी भाषा रही है जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में विकसित और परिमार्जित हुई है। बावजूद इसके जो हिंदी सेवी हैं उनमें से ज़्यादातर हिंदी को इस तरह समझते हैं कि जैसे वो कोई आदि भाषा है जो दूसरी भाषाओं के संपर्क में आने से मैली हो जाएगी। हालांकि भक्त दर्शन जी के बारे में ऐसी कठोर टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके ज़्यादातर फैसले ऐसे ही तत्वों के पक्ष में रहते थे। मैं संस्थान का बहुत मामूली पुर्जा था, परमानेंट भी नहीं था। मेरी और भक्त दर्शन जी की उम्र में, तजुर्बे में बहुत फर्क था, लेकिन इसके बावजूद उनका बड़प्पन ही था कि उन्होंने कभी मुझसे कठोर बर्ताव नहीं किया। 1990 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ और हिंदी संस्थान को इसके नए उपाध्यक्ष के तौर पर परिपूर्णानंद वर्मा मिले। यहाँ से एक किस्सा यह है कि जब रामविलास शर्मा और हरिशंकर परसाई को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार मिला तो एक दिन परिपूर्णानंद वर्मा जी ने मुझसे पूछा, ये कौन लोग हैं, इनका क्या योगदान है? तो ये गाथा है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की, ये एक छोटा टुकड़ा जिसे हमने लिया अक्स से, कि आप समझे कि हिंदी की जो एक सरकारी जो तंत्र है उसका और जो सांस्थानिक एक उसका चरित्र है वो किस तरह से उसमें हिंदी से ही होना किस तरह से काम करता है। शुक्रिया, थैंक यू।